अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है बड़ा ही अहम है, बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है और आपका देखना बड़ा ही ज़रूरी है। नाजरीन, टेक्नोलॉजी का दौर है और दुनिया में अगर तरक्की हुई है तो वो रिसर्च की बेस पर हुई है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि रिसर्च के मामले में हम कहाँ खड़े हैं, हमारे मुल्क में रिसर्च का लेवल क्या है और हम किन किन चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि पौधों पर, फलों पर, सब्जियों पर, सीड्स पर कैसे रिसर्च हो रही है, एनिमल्स पर भी रिसर्च हो रही है और जो सबसे अहम चीज़, जो इनको डिजीज़ होती हैं उनकी वैक्सीन बनाई जा रही है, उन डिजीज़ पर भी रिसर्च हो रही है। तो नाजरीन, बड़ा ही ज़बरदस्त एक इदारा है NARC, उसके अंदर ही एक और बड़ा बेहतरीन इदारा बनाया गया है निगाब, जिसके बानी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जो चेयरमैन हैं PARC के डॉक्टर मोहम्मद अली, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने इस इदारे को बनाया। इसमें 28 लैब्स हैं, इसके अंदर बहुत से डॉक्टर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और नाज़रीन, इसी इदारे के डायरेक्टर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी ये रहे। आज के प्रोग्राम में आखिर में हम इनसे तफसीली इंटरव्यू भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन लैब्स का आपको विज़िट करवाते हैं और आपको बताते हैं, आप भी हैरान हो जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त रिसर्च हो रही है, वैक्सीन बनाई जा रही है, कैसे काम हो रहा है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम लैब्स की तरफ चलते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम रिसेप्शन में मौजूद हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा बनाया है चेयरमैन PARC साहब ने और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद अली, जो हमें ब्रीफ़ करेंगे। नाज़रीन, आपको मेरे कैमरा मैन दिखाएँगे कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ मौजूद हैं, वीट की, गंदम की। ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें। नाज़रीन देख रहे हैं कि ये क्या है, आपने इनकी पूरी हाइट लिखी हुई है, तमाम मतलब मेजरमेंट और सब कुछ, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करें। एक्चुअली तो मेनली देखें, जो हमारा पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का जो मेन मैंडेट है वो है रिसर्च और नई वैरायटी डेवलपमेंट और जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो बाकी सारे जितने डिफरेंट एरियाज़ हैं, एनिमल्स और क्रॉप्स हैं और सॉइल है, इन्वायरमेंट है, वाटर है, सारी चीज़ों के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं वीट की और राइस की, तो ये जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम खड़े हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड एडवांस बायोटेक्नोलॉजी है और जो दुनिया ने जो तरक्की की है, जो नई इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो आगे एडवांसमेंट की तरफ हम जाते हैं, तो ये DNA बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उससे हमने वैरायटी डेवलप की हैं, ये जो वीट की भी और राइस की भी। पर्पज़ ये है कि ये इनमें मैक्सिमम हम ट्रेड्स को फिक्स करें कि ड्राउट टॉलरेंट भी हो, साल्ट टॉलरेंट भी हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हो, हाई यील्डिंग भी हो। तो ये जो वीट की ये वैरायटीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी अभी ये जो फील्ड में जाएंगी नेक्स्ट ईयर। ये बनाना की भी हम वायरस फ्री वैरायटीज़ डेवलप की हैं। तो ये वीट भी हाई यील्डिंग और जो राइस है, राइस को भी हमने इसी टेक्नोलॉजी के साथ जो वैरायटी डेवलपमेंट की है, जो 100 से ऊपर इनकी जो यील्ड है। अच्छा, थोड़ा सा नाज़रीन को ये बताएं कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे मुरझाया हुआ होता है और ये बड़े एक्टिव लग रहे हैं, मतलब ये फ्रेश लग रहे हैं, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। ये क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो ये ड्राई प्लांट्स हैं। तो जैसे वीट का जो सिट्टा होता है ना, वो जो इस तरह से वो स्टैंडिंग होता है और जो राइस के जो वो ड्रॉपिंग होते हैं, जो उसके सिट्टे होते हैं, तो इसमें ये बिल्कुल इस तरह से है। तो ये चूँकि है दोनों ड्राई हैं, इसमें कोई लाइव मटेरियल नहीं है। तो ये हमने ओवरऑल एग्जांपल के सैंपल के तौर पे रखे हुए हैं कि इसके जो सारे पैरामीटर्स आप जैसे देख रहे हैं कि इसके सारे पैरामीटर्स कि ये कितनी इसकी यील्ड है, कितने मन पर एकड़ है, इसकी 100 मन पर एकड़ है, 110 मन पर एकड़ है, उसकी जो 112 मन पर एकड़ है, उसकी हाइट कितनी होगी, इसका टाइम टोटल कितना होगा। तो ये है ओवरऑल इसका करैक्टरिस्टिक हमने रखे हैं। इस बेस पे हम ये जब फाइनल करते हैं वैरायटीज़ को, तो फिर आगे फार्मर तक वो लेके इसके डेजिग्नेशन है, ये पूरी एक इसकी जो करैक्टरिस्टिक हैं
इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं इसके अंदर वो लिखे हुए हैं कि कितनी इसकी हाइट होगी, ये डिजीज़ रेजिस्टेंट होगी, ग्रेन इसमें कितने होंगे, तो वो ओवरऑल ये इसका मुख्तलिफ वराइटीज़ हैं। जैसे ये देखें, ये ज़रा फ्रेश है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये बोर्ड लगे हुए हैं, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट्स का भी है, ये क्या है? थोड़ा सा आवाम को बताएं कि ये क्या है। मेनली जो देखिए मैंने आपसे बात की थी कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें 2 मेजर डिपार्टमेंट हैं, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। और उसका पर्पज़ एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि ये अल्लाह ताला का एक नेचर है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने एक ही वो जिसको हम डीएनए कहते हैं उससे वायरस से लेके ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अल्लाह ताला ने वो 4 ही मालिक्यूल होते हैं जिससे वो बनाए हैं और उनका पैटर्न चेंज किया। जैसे हमारी ये बिल्डिंग बनी हुई है और वो ईंटें ऊपर नीचे इधर कर दें, दूसरी बिल्डिंग की और इधर कर दें, तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है एक। अब ये मीट एडल्ट्रेशन ये है कि अब कोई भी बाहर से मीट आता है और उसको वो कोई मिक्स होता है जो हम नहीं खाते, जैसे पिग का कोई आ गया या कोई और कोई मिक्स, तो वो हम यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश किया कि पीसीआर, मल्टीप्लेक्स पीसीआर के साथ हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, तहकीक करते हैं, आइडेंटिफाई कर देंगे कि इसमें क्या क्या मिक्स है कि वाकई वो बता सकते हैं अडल्ट्रेशन। यानी आपकी जो मशीन है वो इसको बिल्कुल अलग-अलग कर देगी कि ये किस एनिमल का है, क्योंकि अगर इसमें कोई मिक्स है तो ताकि हम ना खाएँ। नाज़रीन इस वक्त हम जीन ट्रांसफॉर्मेशन लैब के बाहर मौजूद हैं, जिसका बोर्ड भी यहाँ पे मौजूद है कि यहाँ अंदर क्या काम हो रहा है। डॉक्टर सबात ये बताएं ये क्या है, ये टेस्टिंग मशीन है? बिल्कुल, ये जो बेसिकली लैब है ये जीन ट्रांसफॉर्मेशन की लैब है जिसमें हम जीन मुख्तलिफ सोर्सेज से लेके प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर डिजीज़ के लिए या एबायोटिक या बायोटिक स्ट्रेस के लिए। तो उसके बाद जब हमारे पास प्लांट आता है उस जीन लेवल को चेक करने के लिए, उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए ये मशीन यूज़ होती है जिसको हम पीसीआर मशीन कहते हैं, थर्मोसाइक्लर भी कहते हैं। कितने इस रिज़ल्ट कितनी देर में मिलता है आपको? ये 3 to 4 आवर्स में आपके पास डीएनए की कॉपीज़ आ जाती हैं। कितनी कॉपीज़ आप इसका कितना कर सकते हैं? मल्टीपल होता है या? बिल्कुल, ये रेसिप्रोकल होता है। आप इसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ विद इन 3 to 4 जो है आवर्स में आप ले सकते हैं। उसके बाद अगेन इसको चेक करते हैं हम, तो ये आपके इन हैंड होता है प्रोसेस कि आपने इसमें कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ लेनी है, लेकिन मैक्सिमम 4 आवर्स में आपके पास रिज़ल्ट आ जाते हैं। अच्छा, एक तो ये आप टेस्टिंग हो रही है, इसके अलावा इस लैब में और क्या क्या आप कर रहे हैं? इसके अलावा हमारे पास नैनो ड्रॉप है, उसमें हम चेक करते हैं कि जो डीएनए या आरएनए हमने लिया है उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। बेसिकली ये सारी की सारी जो लैब है वो इंट्रोड्यूस करती है जीन फॉर डिफरेंट पर्पसेस, और क्रॉप भी हमारे पास डिफरेंट होती हैं। वीट पे भी काम कर रहे हैं हम, पोटैटो पे काम कर रहे हैं, टोमेटो पे काम कर रहे हैं, और जीन जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो अभी पोटैटो में रिसेंट कर रहे हैं एंटी ब्राउनिंग, उसमें ब्राउनिंग का थोड़ा सा इशू है तो उसके अगेंस्ट हम जीन। इसका मकसद क्या है? मकसद बेसिकली जो भी हमारी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो करते हैं पाकिस्तान में, उनको जो मेजर थ्रेट्स होते हैं बायोटिक या एबायोटिक, उसको हम एड्रेस करते हैं। बेसिक हमारा जो आउटलाइन होती है वो ये होती है कि उन क्रॉप्स को उन डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो है उसके कैसे उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करनी है। ये डीएनए का जो हम मास्टर मिक्स और जो सोल्यूशन बनाते हैं, ये बच्चे वो काम कर रहे हैं, और इसी तरह से यहाँ से फिर यही जो वो है मटेरियल, यही ट्यूब जो है ना उस पीसीआर में फिर वो रख देते हैं, जैसे वो पूरा प्रोसेस है। हाँ, ये पूरा एक प्रोसेस। नाज़रीन मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ग्रोथ रूम है वहाँ पर, और ये 2 हमारे भाई ये डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सबात ही बताएंगे कि यहाँ क्या काम हो रहा है, इस लैब में क्या किया जाता है। बेसिकली जो भी जीन ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको बताया था, जो भी काम करना होता है उसके लिए हमें एक क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए होती है। वो आप रूम टेम्परेचर पे, रूम इन्वायरमेंट पे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, जिसमें आप ये देख रहे हैं जैसे कि ये सारे के सारे क्लीन कैबिनेट्स हैं। इसके अंदर हिपा फ़िल्टर्स के नाम से फ़िल्टर्स होते हैं जो कि एयर को बिल्कुल क्लीन करते हैं, उसमें जो भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनको वो कैप्चर करते हैं, उसके बाद एयर एंटर होती है। यानी बहुत केयर करनी पड़ती है, बड़ा सेंसिटिव मसला है ये ना? ये सेंसिटिव है, इसमें किसी भी किस्म की आपके रूम की एयर एंटर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो भी आपका एक्सपेरिमेंटल मटीरियल है उसमें फंगस या बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। अच्छा डॉक्टर सबाहत ये बताएं, ये ग्रोथ रूम है, थोड़ा ये बताएं कि मुख्तलिफ सैंपल्स नज़र आ रहे हैं हमें, वैराइटीज़ नज़र आ रही हैं,
और ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। बेसिकली जो हम काम करते हैं ये इस ग्रोथ रूम में रखते हैं जिसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमारा अंडर कंट्रोल होता है। और यहाँ पर जितना भी एक्सपेरिमेंटल मटेरियल आप देख रहे हैं ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं, वीट है, टोमेटो, पोटैटो, मेज़, बनाना, ये सारी वैरायटीज़ हैं। अगर आपको मैं थोड़े से सैम्पल्स चेक करवाऊँ तो आप ये देख सकते हैं कि हम जो ये वीट के हैं, वीट के सीड से हम ये क्लस्टर ऑफ सेल प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे क्लस्टर ऑफ सेल हैं। वैसे वीट से हम एक प्लांट लेते हैं लेकिन इसमें अब हमने सेल बना लिया है। इस सेल को अगर हम कट करके डिफरेंट लगाएंगे तो हर सेल जो है आपको एक प्लांट देगा, तो हम इससे मल्टीपल प्लांट्स ले सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जीन ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं, तो ये अगर आप ये देखें कि ये सारी प्लेट्स में जो जो ब्राउनिंग है, इट मीन्स कि हमारा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। तो जो क्लस्टर ऑफ सेल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, उनसे हम प्लांट आगे लेते हैं और आगे वो डिफरेंट फील्ड में, कंटेनमेंट फैसिलिटी में हम उनको ग्रो करते हैं। अभी हम जीन क्लोनिंग जो है इस नाम की एक लैब में मौजूद हैं। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, क्योंकि बड़ा टेक्निकल ये मसला है। डॉक्टर नाजिया जो साइंटिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इस लैब में क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप क्या काम कर रहे हैं। इस लैब में हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं। वो इस तरह से कि जो प्लांट जिनमें कोई सॉल्ट टॉलरेंस के करैक्टर्स हैं और ड्राउट टॉलरेंस के करैक्टरिस्टिक हैं और वो हमारी क्रॉप्स में नहीं हैं, तो हम वो ट्रेड्स, वो उनकी खुसूसियात उन प्लांट से लेके हम दूसरी क्रॉप में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, उनमें डाल देते ताकि उनमें वो क्वालिटीज़, वो खुसूसियात आ जाएँ। और कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनकी अगर यील्ड कम है लेकिन वो रेजिस्टेंट हैं डिजीज़ के अगेंस्ट, तो वो हम जीन्स या वो कैरेक्टर ट्रेट दूसरे प्लांट से, वाइल्ड से, या जिनकी यील्ड्स हाई है उनसे हम वो लेते हैं और अपनी क्रॉप्स में डालते हैं ताकि उनकी यील्ड भी हाई हो और वो रेजिस्टेंट भी हों। जी नाज़रीन, आपको हम दिखा रहे हैं 28 लैब्स यहाँ पर मौजूद हैं और हम डिफरेंट लैब्स में जा रहे हैं। अभी यहाँ पे भी आप देखें मुख्तलिफ वैराइटीज़ पड़ी हैं, बनाना की, पोटैटो की। यहाँ पे काजिम साहब हैं, इस लैब के इंचार्ज हैं। काजिम साहब, थोड़ा सा नाजरीन को ये बताएं, ये मुख्तलिफ सैंपल पड़े हैं और आलू तो बड़ी मामूली सा लग रहा है कि एक पाकिस्तान की गुर्बत में बहुत ही छोटा हो गया हालात को देखते देखते। थोड़ा सा ये नाजरीन को बताएं कि ये हम टिश्यू कल्चर के थ्रू सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आपको जो कल्चर नज़र आ रहे हैं ये इन विट्रो कल्चर्स हैं। तो ये टिश्यू कल्चर के थ्रू जो सीड आता है ये हेल्दी होता है, इसका यील्ड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ये डिजीज़ फ्री होता है। इसमें आम यील्ड अगर 10 टन आती है तो इसकी 15 टन पर एकड़ यील्ड पोटेंशियल है, मतलब हाफ उससे ज़्यादा है। और ये जो आपको सीड नज़र आ रहा है ये मिनी ट्यूबर्स हैं। जो टिश्यू कल्चर की फ़र्स्ट प्रोड्यूस आती है वो मिनी ट्यूबर्स कहलाती है, सबसे जो ये समाल साइज़ है। और इससे फिर आगे हम फील्ड में ले जाते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और वहाँ फिर नॉर्मल ट्यूबर बनता है। और ये हम वैरायटी डेवलपमेंट भी की है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये नॉर्मल ट्यूबर साइज़ है और ये मिनी ट्यूबर साइज़ है। हार्ड है ये इसमें ड्राई मैटर भी ज़्यादा है और ये चिप्स के लिए भी इस्तेमाल होगा। और यानी इसमें क़ुव्वत मुदाफ़त भी अच्छी है, पैदावार भी ज़्यादा होगी और इसमें ड्राई मैटर भी ज़्यादा होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक एनिमल लैब में मौजूद हैं। डॉक्टर सबाहत जो साइंटिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमें बताएं नाज़रीन को कि इस लैब में आप क्या करते हैं। बेसिकली जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से जो भी प्रोडक्ट आती है बैक्टीरिया या वायरस को इंक्लूड करके, तो उसको ह्यूमन पे टेस्ट करने से पहले हमें एनिमल पे टेस्ट करना पड़ता है फॉर द सेफ्टी पर्पसेस। तो उस लिहाज से ये एक्सपेरिमेंट रन हो रहा है जिसमें हमने एक बैक्टीरियल फीड रेडी की है फॉर द कैटल। तो उसको कैटल पे लगाने से पहले हमने माउस पे टेस्ट कर रहे हैं, उसको उसकी फीड में दे रहे हैं शामिल करके वो बैक्टीरिया, ताकि ये देख सकें कि कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा माउस पे। अगर एडवर्स इफेक्ट होगा तो ये कैटल के लिए हम सेफ़ नहीं रखेंगे, फिर उसको डिस्कार्ड कर देंगे और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। तजर्बा है पहले इस पे करके, एग्जैक्टली, फिर आप बिल्कुल प्रोसेस पे जाते हैं। आपके पास 2 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होते हैं, या तो आप माउस पे कर सकते हैं या रैबिट पे कर सकते हैं, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप उस पे करते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं ये माउस है, आपके पास ये है एग्जैक्टली ये इनकी इस पे एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, अगर आप ये देखें तो ये इनकी फीड है जो माउस खाते हैं। इसके अंदर हमने अपने वो बैक्टीरिया शामिल कर दिए हैं। अब ये सारे माउस उसको फीड लेंगे तो इसका हम हर 24 आवर्स के बाद इसका एग्जामिनेशन करते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं। ब्लड का भी टेस्ट करेंगे, न्यूरॉन्स का भी इनका करेंगे, ब्रेन का भी टेस्ट करेंगे, तहकीक करेंगे कि क्या इसमें तब्दीलियां आ रही हैं, ताकि पता चले कि जो ये चीज़ खा रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं है।
नाज़रीन, इस वक्त जिस रूम में हम मौजूद हैं, यहाँ पे एक आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे एक बहुत बड़ी डीएनए मशीन है। इसके अंदर तो अभी हम नहीं जा सकते इस रूम में, क्योंकि बड़ा हसास मामला है, और हम बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस किस चीज़ का डीएनए का इसमें टेस्टिंग होती है, और इसके थोड़ा सा हमें बताएं कि इसमें क्या वैरायटीज़ हैं। बेसिकली ये जो मशीन है ये हमें पूरे का पूरा एक सीक्वेंस देती है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपना रिक्वायर्ड सीक्वेंस आगे उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए। तो इन सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी डिजीज़ का अटैक होता है या प्लांट के अंदर जो जीन होते हैं जिसकी वजह से वो डिजीज़ अटैक कर पाती है, तो वो इस मशीन के थ्रू हमें ये निशानदही करती है कि ये मसला है, बिल्कुल पूरी रिपोर्ट दे देती है कि ये सीक्वेंस जो है ये वाला रिस्पॉन्सिबल है उस जीन के लिए और उस डिजीज़ के लिए। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि एनिमल पे रिसर्च हो क्या रही है। बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना हमारे ऑलमोस्ट हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो पहले से बहुत ज़्यादा वो है डिप्राइव्ड है इन केस ऑफ के उसकी हमारा जो जेनेटिकली या डीएनए बेस्ड नॉलेज जो है ना उसका वो अवेलेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो कैटल्स और बफलो, शीप एंड गोट की जो ब्रीड्स हैं वो नॉन डिस्क्रिप्टिव हैं, जेनेटिकली वो डिस्क्राइब नहीं हुई। तो हमारा मकसद ये है कि हम अपनी जो लोकल ब्रीड्स हैं उनकी डीएनए टेस्टिंग करें और उनके अंदर जो हम देखें कि उनके अंदर क्या क्या पोटेंशियल्स है। और हमने इस सिनेरियो में हमने इनके कुछ जो जीन्स होते हैं कि जो कोई पोटेंशियल जीन्स जिसको हम कहते हैं कि जो मिल्क क्वालिटी के साथ और कुछ मिल्क यील्ड के साथ कुछ डिजीज़ के साथ जो रिलेटेड हैं, हमने उनकी इनिशियल स्टडी की है। अब हम इस स्टडी को आगे लेके जा रहे हैं, फर्दर इन्हांस कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त जिस लैब में हम मौजूद हैं, मेरे साथ साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर शाखरा गज़नफ़र साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। जो हमारी रोज़मर्रा जैसे दूध हो गया, दही हो गया, उस पर रिसर्च हो रही है। क्या रहे हैं दूध के हवाले से? दूध में तो मिलावट भी बढ़ी है और इस हवाले से भी शिकायत हैं। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपने पॉइंट निकाला कि दूध दही में मिलावट हो रही है। यही इस लैब का जो है वो एक आइडिया है कि दूध और दही जिनमें वो एक किस्म की जहरीली चीज़ें जैसे एंटीबायोटिक्स डाल के जानवरों की फीड में भी ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिससे जानवर वो खाएंगे और एंड पे क्या होगा, जो दूध आएगा वो मिलावट शुदा होगा क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक्स थी। हम खाएंगे, हम पिएंगे, उनसे चीज़ें बनी हुई खाएं पिएंगे, भी केमिकल होगा, केमिकल। तो वो केमिकल जो है हमारे इंसानों की सेहत के लिए बेहद जो है वो ख़तरनाक है। इसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि मिलावट से आती है। इसको ख़त्म करने के लिए हमारी इस लैब के अंदर सेव और हेल्दी और न्यूट्रिशनस जो है ना वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जानवरों की फीड में अगर आप मिलावट शुदा और जहरीले मादे डाल के दूध बढ़ाएंगे तो वो ही दूध हम पिएंगे। हमने उसके मतलब उसकी अल्टरनेट में वो फीड की इंग्रेडिएंट डाले हैं जिसको कहते हैं एंटीबायोटिक फ्री फीड। अब वो फीड जानवर खाएंगे, जब एनिमल्स लेंगे तो जो दूध बनेगा एंड पे वो सेव होगा, न्यूट्रिशन वाला होगा और आप और हमारी सेहत भी उससे मुतासर नहीं होगी। वो नाज़रीन, इस वक्त हम एक एनिमल की लैब के सामने मौजूद हैं। ये एनिमल सेल कल्चर है। आपने सुना होगा कि एक आपको बड़ा गोश्त खाने से मना कर दिया गया था और पाकिस्तान में खबर बहुत तेज़ी से फैली थी और बड़ा गोश्त कोई नहीं खा रहा था, ना वो बिक रहा था। यानी वो इतनी ख़तरनाक बीमारी थी कि पूरे जिल्द में दाने निकल आते थे। तो उसके हवाले से यहाँ पे एक वैक्सीन तैयार की जा रही है। डॉक्टर ताहिरा कमाल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं, हम इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ और बड़ा लोग खौफज़दा हो गए थे बड़ा गोश्त खाने के हवाले से। तो इस हवाले से अब आप लोगों ने क्या काम किया? ये कौन सी डिज़ीज़ थी, क्यों आई, ये वायरस क्या था, और अब आपने अभी तक क्या काम किया है? ये जो हमारी लैब है ये एनिमल बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम है। यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी रिसर्च करते हैं, उसके डीएनए और वायरसेस के डीएनए या आरएनए स्ट्रक्चर्स का भी हम एनालिसिस करते हैं, एज़ वेल एज़ हम डिज़ीज़ की डायग्नोसिस का काम भी करते हैं। तो जैसे ही ये डिज़ीज़ आई पाकिस्तान में, चूँकि एकदम ये डिज़ीज़ आई और डिज़ीज़ आने के बाद ये पूरे पाकिस्तान में एक बहुत रैपिड तरीके से जो है फैल गई, हर जगह डिस्कस, और इसमें बहुत ज़्यादा एनिमल की मोर्टेलिटी भी हो गई, जिसकी वजह से लोग खौफज़दा
ज़्यादा भी हो गए। बहुत सारे लोगों ने ये र्यूमर्स भी फैलानी शुरू कर दी कि इसका गोश्त ना खाया जाए क्योंकि ये फिर ह्यूमन में भी डिजीज़ कॉज करेगा, लेकिन बेसिकली मुंतकिल ना हो जाए ना किसी इंसान में। जी, लेकिन यहाँ पे ये मैं बताना बहुत ज़रूरी समझूंगी कि ये जूनोटिक डिज़ीज़ नहीं है, यानी कि ये एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए आप बहुत सेफली आप इसका गोश्त यानी कंज्यूम आपने तहकीक कर ली है। जी, जी। ये बिल्कुल इंसान की तरफ नहीं जाएगी, नहीं उसको जाती। तंग नहीं करेगी। क्योंकि ह्यूमन बॉडी का इन्वायरमेंट डिफरेंट है और जो हमारे जिन एनिमल्स में ये डिज़ीज़ आती है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वायरसेस डिफरेंट होते हैं दोनों ह्यूमन के और एनिमल के, और सारे वायरसेस जो हैं वो एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं होते। ये भी इसी तरह का वायरस है जो ह्यूमन से एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं होता। सर बेसिकली यहाँ पे प्लांट्स के ऊपर रिसर्च होती है, जो कि लेट से कोई प्लांट एक ऐसा है जिसमें डिज़ीज़ है, तो वो डिज़ीज़ क्यों ओरिजिनेट हुई है वो बैकेंड वजह ढूंढते हैं आप। जी, उसके पीछे बैकेंड पे जितनी भी जेनेटिक्स होती है उसको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम वो NGS के थ्रू जितनी भी उसकी जेनेटिक्स है ना वो सारी एक्सप्लोर कर लेते हैं, और सारा वो डाटा FASTQ फाइल्स वो जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं वो सारी फिर यहाँ पे हम शिफ्ट कर लेते हैं और उसको फिर मैनिपुलेट करते हैं कि वो डिज़ीज़ काजिंग ये एजेंट्स कौन से हैं एट द जेनेटिक्स लेवल, तो उनको आइडेंटिफाई करके फिर हम उनको एड्रेस करते हैं। इसी तरह मसला पूरा हल करते हैं। अच्छा, ये जो कंप्यूटर पे ये डिफरेंट कलर्स हैं और A, T, B, ये थोड़ा सा बताएं नाज़रीन को, ये क्या है? बेसिकली जिस तरह एक बिल्डिंग की इकाई होती है ना ईंट, इसी तरह हमारी जितनी भी लाइफ है ना उसकी इकाई होती हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि 4 किस्म के होते हैं, और उन 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स की डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से वो फिर आगे उनकी फिनोटाइप ओरिजिनेट होती है। जिस तरह आप हैं, मैं हूँ, ये भाईजान है, ये टोटली डिफरेंट है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन हमारा एटीट्यूड, हमारी डिज़ीज़ हिस्ट्री, हमारे करैक्टर्स, इवन फेस कलर, आई कलर, हेयर लॉस, ये सारे करैक्टर बेसिकली इन्हीं मालिक्यूल्स की अरेंजमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वजी अजमल। अच्छा, वजी अजमल साहिबा, ये बताएं कितना डाटा डेली यहाँ पे आता है? बेसिकली हमारी जो सीक्वेंसर है वो तो डेली अगर एक रन करे तो 4 टेराबाइट डाटा जो है वो एक रन में जनरेट करती है। तो वो सारा डाटा हमारे पास सर्वर में स्टोर होता है और फिर सर्वर से हम उसको शिफ्ट करते हैं अपने वर्क स्टेशंस में और डेस्कटॉप सिस्टम्स में, जहाँ पे हम फिर उसको इंडिविजुअली हर सीक्वेंस को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं। जो हमारी डेटाबेसिस में ऑलरेडी रेफरेंस जीनोम्स पड़े हुए हैं, जो रेफरेंस ऑलरेडी सीक्वेंस्ड हैं, उनके साथ कंपेयर करते हैं कि हमारा जो इंडिविजुअल्स का डाटा है वो किस हद तक सिमिलर है, कितना डिफरेंट है। और जैसे अकील ने आपको एक्सप्लेन किया कि बेसिकली तो न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं जिनके डिफरेंस आते हैं, जिनको हम स्निप्स कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स। तो उनके डिफरेंसेस की बेस पे हम इंडिविजुअल्स में जो है वो डिफरेंस आता है। हमारे डिफरेंट जो डिजीज़ेज़ हैं उसमें भी जो डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो इन्हीं की बेसिस पे आते हैं और यही हम सब यहाँ पे एनालाइज करते हैं। नाज़रीन, मेरे अकब में आप देखें कि ये पौधे हैं पोटैटो के, और आप इसको अगर गौर से देखें तो ये हवा में है। वैसे तो आप देखते हैं कि खेत में या मिट्टी में पौधा लगता है, लेकिन आप ये देखें कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये हवा में है। और इस इदारे के बानी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, कदम है, और ये मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के बहुत से शेड लगे हुए हैं। थोड़ा एक तो पहले ये बताएं कि ये जो पौधा है ये हवा में कैसे है? कुछ एरिया में जो 4-5 ज़िले हैं, साहिवाल, दीपारपुर, काड़ा, ये बड़ा पोटैटो हम ग्रो करते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इशू ये था कि जितना भी उसके लिए सीड है वो सारा हम हॉलैंड से वो मंगवाते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ भी। तो ये जो आपने जो लैब देखी है पीछे, जो नागाब के अंदर एक लैब जो टिशू कल्चर की है, तो टिशू कल्चर से हम इसके प्लांट्स बनाते हैं। पर्पज़ ये है कि जो हम हॉलैंड से सीड, उसी टेक्नोलॉजी से हम सीड अपना यहाँ पे लोकली बनाएं ताकि हम बाहर से ना मंगवाना पड़े। तो उस वहाँ पे हम ये प्लांट्स बनाते हैं छोटे, और उन प्लांट्स को आगे जो मैक्सिमम उसके सीड, जो न्यूक्लियस सीड, जो जिसको ज़ीरो सीड कहते हैं, वायरस फ्री सीड, वो हम यहाँ पे वो इस टेक्नोलॉजी से लेते हैं। तो इसके सॉइल फ्री है,
इसलिए कि जब हम सॉइल में लगाते हैं तो कोई ना कोई उसमें डिजीज़ और वो आ जाए, तो वहाँ ट्यूब्स में आपने देखे पौधे, और यहाँ पे हमने कंट्रोल लगाने से डिजीज़ क्यों आ जाती है ये? क्योंकि सॉइल में काफ़ी सारी जो डिजीज़ होती हैं, तो जो इनिशियल जो सीड हमने वो बनाना होता है, सीड पर्पज़ के लिए हमें क्लीन जो सॉइल है या पीट मॉस या इन्वायरमेंट हो तो वहाँ पे, और फिर ये इसमें चूँकि जो आप देख रहे हैं जो मीडिया है, जो पानी के अंदर हमने सारे मीडिया और सारे सोल्यूशन और सारे न्यूट्रिएंट्स हमने उसके अंदर वो डाल दिए हैं, और वो उसकी वजह से ये इसमें थोड़ा ये नाज़रीन को दिखाएं ना कि ये हवा में कैसे है, इसका प्रोसेस कैसे है, ये कैसे, ये किस तरह आपने ऑर्गेनाइज़ किया? हाँ, आया मैं आपको वो दिखाता हूँ कि ये नाज़रीन हम आपको दिखाएं कि कितना शानदार और ज़बरदस्त इकदाम है, और टेक्नोलॉजी देखें कि कैसे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। आप ये देखें कि अभी आपको ये बता रहे हैं जी, ये ट्यूब्स में हम पौधे बनाते हैं लैब में, उन पौधों को, छोटे प्लांट्स को हम यहाँ पे वो लगा देते हैं। तो इसमें ये मेनली ये है कि इसकी बैक एंड पे पानी और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पौधे को चाहिए वो सारे हमने मिक्स किए हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिक फिर ये 4-5 मिनट के बाद एक वो शावर है, शावर से वो स्प्रिंकलर करता है जो इसमें न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करता है। और ये जो एक जो प्लांट है उसमें 80, 60, 70 इस तरह से ये स्मॉल जो है ना न्यूक्लियस सीड वो बन जाते हैं, और इनको फिर हम वो बाहर टनल्स में लगा के और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो फैसिलिटी है इस वक्त, ये हम कोरियन गवर्नमेंट के साथ एक वो जॉइंट प्रोजेक्ट किया था, उस ये कोरियन गवर्नमेंट की ये ग्रांट है जिससे हमारी ये फैसिलिटी बनी है। तो कितने शेड हैं टोटल यहाँ पे? ये अभी तो ये 3 शेड हैं, ये 2 और हम बना रहे हैं। तो इससे ये होगा कि तकरीबन 30% जो पाकिस्तान की जो सीड की पोटैटो की रिक्वायरमेंट है हम यहाँ से वो पूरी कर सकते हैं। यहीं से पैदावार कंप्लीट हो जाएगी। रिक्वायरमेंट सीड की जो रिक्वायरमेंट है अराउंड 30%, और प्राइवेट सेक्टर को हम लेके आ रहे हैं कि प्राइवेट। तो नाज़रीन आपने देखा कि हमारे डॉक्टर्स साइंटिस्ट कैसे काम कर रहे हैं। हम वक्त ज़ाया किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से तफसीली इंटरव्यू करते हैं, जो PARC के चेयरमैन हैं, बानी भी हैं इस इदारे के, लीड कर रहे हैं रिसर्च के हवाले से। इस सारे मामले में हम उनसे बात करते हैं, बड़े अहम सवाल करेंगे। हमारे साथ वो हैं मौजूद इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी हाशिमी साहब क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं सबसे पहले कि रिसर्च पे ही दुनिया ने तरक्की की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा मुझे इत्मीनान हुआ है आपके इदारे को देख के, आपके काम को देख के। तो अभी हम रिसर्च में अगर दुनिया से हम मुवाजना करें तो हम कहाँ खड़े हैं? हाशिम साहब देखें, ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर, जिस तरह आपने बताया कि ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, और उसके अंडर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मुख्तलिफ अदारे हैं जो एग्रीकल्चर के हवाले से हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो हम काम कर रहे हैं। देखें, ज़रूरत इस बात की है, मैं रिसर्च की बात आपसे करना चाहता हूँ कि जितनी भी दुनिया ने तरक्की की है, ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रिसर्च के साथ किसी भी शोबे में कोई, ये तो हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो किसी भी शोबे में अगर कोई तरक्की हुई है तो दुनिया ने जितने भी एडवांस कंट्री हैं, US, जापान, चाइना और बाकी जितने यूरोप की हम बात करते हैं, तो वो सारी इसके पीछे जो बैक एंड पे वो रिसर्च होती है और कई साल की रिसर्च होती। तो इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और इस पे ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करने की ज़रूरत है, और किस तरह से हम वो आप ये चीज़ों को वो आगे लेके। जैसे एग्ज़ाम्पल आपके सामने, सारी एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने, एक मोबाइल की एग्ज़ाम्पल आप देख लें और बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कि अगर मोबाइल सबके हाथ में है अब, तो किसी साइंटिस्ट ने, टेक्नोलॉजिस्ट ने, इंजीनियर ने उसके ऊपर 50 से 100 साल पीछे से ये वो रिसर्च करके अब आपके हाथ में है, सारी दुनिया के हाथ में। और एक तो ये कि उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कितने फ़ीचर्स हैं, हर सारी चीज़ें आपके सामने है, एक आपके हाथ में। और फिर जिन लोगों ने रिसर्च की है और जो इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस सारी दुनिया से उनको वो पैसा जा रहा है, वो सारी दुनिया से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। एक मोबाइल लाखों रुपए का। एक टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ, ये एक टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग वो कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, तो
पहले उन्होंने रिसर्च की, बनाई, सारा चीज़ें उनके सामने आ गई उनको और फायदा हो रहा है। अब वो अर्न कर रहे हैं। इस तरह से सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है दुनिया, जो भी एडवांस कंट्रीज़ हम बात करते हैं, कोई छोटी से छोटी चीज़ से लेके मिसाइलों तक जो बनाए हैं सारी चीज़, तो ये सारी टेक्नोलॉजी से, और ये टेक्नोलॉजी के पीछे क्या है, रिसर्च है। तो इसके ऊपर एक तो ये है कि इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है हमें, कि मैक्सिमम हम इन्वेस्ट करें, और दूसरा ये है कि इसकी तरफ हम तवज्जो दें, इसके ऊपर वो फोकस करें। साथ दूसरी ये बात है कि अगर हमने रिसर्च करनी है तो हमने अपने लोगों को ये मोटिवेट करना है और लोगों को आपने सिखाना है, और ये कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ बिल्कुल, ये जो आपने कहा ना मोटिवेट करना है, सबसे अहम है यूथ। जी, हमारी यूथ इस तरफ कैसे आए? यही है कि जो हमारी यूथ, जो यंग जनरेशन है, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से, और इस तरह से जो मैंने बात की कि मोटिवेट करें और उनको सिखाएं, और उनको एक देखें, जो गवर्नमेंट या जो भी बड़े बड़े अदारे, एक प्लेटफार्म देने की ज़रूरत है यंग लोगों को, और एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है यंग लोगों को, कि आप उनको सिखा दें। जिस तरह आपने हमारे अदारे में भी वो देखा कि किस तरह से लोग वो काम करें, तो इस तरह से अगर हम सिर्फ उनको बातें करेंगे तो इस तरह से वो बात, अगर आपके पास 1 करोड़ यंग लोग हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 करोड़ हाथ हैं जो काम कर सकते हैं, और उनको एंगेज करें। अब ज़रूरत क्या है, और अगर उनको ट्रेन किया जाए और उनको वो प्लेटफार्म प्रोवाइड किया जाए, जिस तरह ये प्लेटफार्म हमने वो मैंने देखा है कि बहुत से यंग लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं जिनको आपने ट्रेन किया है, और वो अब फ्यूचर में आगे बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, और बड़े बड़े यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ये मेनली यही है कि ये एक तो ये डायरेक्शन आपने देनी, और एक उनको प्लेटफार्म देंगे। अदरवाइज अगर आप वो उनको सिखा भी देंगे, उनके सामने वो रखेंगे नहीं कि प्लेटफार्म ये नहीं होगा, तो वो आगे से वो बढ़ नहीं सकते। तो ये इस हवाले से कोई हमारी यूनिवर्सिटी भी है, कोई आप जहाँ ट्रेन कर रहे हो, जहाँ पे यूथ हमारे जो बच्चे हैं, यंग बच्चे बच्चियाँ आ सकें, इसको सीख सकें? देखिए, जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वैसे तो एकेडमिकली वो पढ़ाते हैं, वो कोर्सेज़ पढ़ाते हैं, तो मेनली है कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च करते हैं, एमफिल या पीएचडी की रिसर्च के लिए हम उनको इनवाइट करते हैं, तो वो रिसर्च हमारे साथ करते हैं। तो हमारा पर्पज़ ये है कि जो भी कोई साइंटिस्ट, जो यंग लोग, जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो उनको फुल्ली ट्रेन करें, ताकि वो फ्यूचर में वो ख़ुद से भी अगर काम करना चाहें तो वो करें। अगर किसी प्लेटफार्म पे भी वो काम करना, तो अपने हाथों से हैंड्स ऑन जो उनकी वो ट्रेनिंग हो उनको, जो हमको प्रोडक्शन की तरफ जा सकें। मेनली ये है कि कोशिश हमारी ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी प्रोडक्ट है ना, वो हम इंडिजनाइज़ करें। हम किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से हम इंपोर्ट करना वो शुरू करते हैं। अगर वो ये सारा कुछ जितनी भी चीज़ें हम लोकली बनाना शुरू कर दें, तो एक तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप अपने जो मुल्क की ज़रूरियात को वो पूरी कर सकते हैं, और अपनी जो लोग हैं उनको भी वो इंगेज कर सकते हैं। देखें ना, इसे अगर एक चीज़ को प्लान कर लें, बिजली का मसला भी हल, पानी का मसला भी हल, डैम से और तरक्की भी हमें मिलनी है, फसलें भी बननी है, पूरे मुल्क, वैसे ही हम ज़रूरी मुल्क हैं, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन इस चीज़ को प्लान नहीं किया। देखिए, ये मैं वही तो बात कर रहा कि 30 मिलियन एकड़ फीट हर साल जो हम समंदर में फेंक रहे हैं, और फिर हम ऐसे के अजीब बातें करते हैं जी कि पता नहीं समंदर ने ऊपर, समंदर के अंदर तो जाके लोगों ने, दुनिया ने शहर आबाद कर ली। हॉलैंड को देख, हॉलैंड की ज़मीन जो है ना वो नीचे और पानी ऊपर है, और वो फिर वो अपनी ज़मीन को उन्होंने फिर भी बचाया हुआ है। तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है ना, और दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी, कोई इशू नहीं बनेगा अगर हम उसको वो कर लेंगे। मैं आपको ये मैं आपको बताना ज़रूर समझता हूँ। क्या कर रहे हैं आपको हम अप्रिशिएट करते हैं, आपने बड़ा ज़बरदस्त इदारा बनाया, और वाकई मुझे देख के मैं हैरान भी हुआ हूँ और ख़ुश भी हुआ हूँ कि हम बड़ा ज़बरदस्त आप रिसर्च कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, अभी अब प्लान्स क्या हैं, आप इनिशिएटिव क्या ले रहे हैं? जी, प्लान यही है कि एक तो ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी हम जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है ना, जो मेरे ज़हन में, वो हर चीज़ हम इंडिजनाइज़ करें। अगर हमें वैक्सीन चाहिए तो वैक्सीन भी लोकल हो, वो हम ये नहीं कि बाहर से जब वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है वो भी इंपोर्ट वो करते, सीड जो है ना वो बाहर से हम, तो हमारी पूरी कोशिश ये है
जो पोटैटो का अभी आपको बताया कि तकरीबन 6 से 7 बिलियन का हम हॉलैंड से सीड मंगवाते हैं। तो और फिर हम प्राइवेट बड़ी अहम बात की कि हम किसी के मोहताज ना हो, उसके लिए क्या प्लान? जो प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व करें कि जो हम टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट करे और उनको हम टेक्निकली वो पूरा सपोर्ट करें। हाइब्रिड सीड है, जितने भी वेजिटेबल हाइब्रिड सीड वो भी लोकली बनाएं। क्रॉप्स की जो प्लांट्स का मैं आपको बताया कि वीट और राइस और जो हाई टेक के हवाले से हमने जो वैरायटीज़ डेवलप की हैं और हाई यील्डिंग और डिजीज़ रेजिस्टेंट और ड्राउट टॉलरेंट, तो वो ताकि हम यहाँ पे एक एज ए पब्लिक सेक्टर हम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उस टेक्नोलॉजी को अवेयर कर सकते हैं और लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन मेनली अगर स्केल अप चीज़ों को करना है, अगर मशीनरी का हमारा इंजीनियर को बनाता है उसको स्केल अप करना है तो वो प्राइवेट सेक्टर उसमें उसको हम ट्रेन भी करते हैं और उसको इनवाइट भी करते हैं। और फार्मर को भी हम ये मैक्सिमम अवेयरनेस के तौर पे हम उनको वो लेके चलते हैं। और फिर ये जो यंग लोग हैं हमारे, इनको अगर हम इंगेज कर दें सीड डेवलपमेंट में और सीड प्रोडक्शन में, वैरायटी डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजीज़ में, तो ताकि सारे ये लोग इंगेज हो जाएं बजाय कि वो इधर उधर वो ढूंढते फिरें कि नई से नई वो जॉब्स। तो अगर वो हम इन लोगों को ट्रेन कर दें, वो अपने बिजनेस स्टार्ट कर दें, तो हम मैक्सिमम यहाँ पे लोकल सीड से लेके मशीनरी है, कोई भी चीज़ है, वैक्सीन है, वैक्सीन को भी अभी मैंने आपको दिखाया कि बनाना शुरू कर देंगे तो फिर तो मसला ही हल हो जाएगा। तो ये फोकस हमारा ये है कि अभी वैक्सीन की भी वो आपने वो देखी जो वायरसेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, जो डिजीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो बायोसेफ्टी के इश्यूज़ हैं वो भी। तो इसलिए हमारा पूरा जो ये अदारा है, ये जो नेशनल एग्रीकल्चर सर्च सेंटर जहाँ पे हम बैठे हैं, तो ये इसके ऊपर हम सारा वो फोकस कर रहे हैं कि हर चीज़। फिर जो हमारा एनिमल की जो हवाले से जो एनिमल ब्रीड इम्प्रूवमेंट है, तो उसको भी हम यही काम कर रहे हैं और हमने कुछ हद तक हम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, PRC के चेयरमैन हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने पूरे इदारे का विज़िट किया, 28 लैब्स का, आपको बताया कि रिसर्च में हम कहाँ खड़े हैं। तो यहाँ हुकूमत पाकिस्तान जो हमारी गवर्नमेंट है उसको फौरी तौर पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। नंबर 1, ये जो सोसाइटीज़ हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इतनी आवाम नहीं है, इतनी पब्लिक नहीं है, लेकिन इतने प्लॉट्स, इतनी सोसाइटीज़, और हम तो ज़राई ज़मीन है हमारी। हम पहले दुनिया को यहाँ से फल सब्ज़ी देते थे, आज हम देखें दुनिया के मोहताज हो गए। तो हमें यहाँ फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। सोसाइटीज़ बननी चाहिए, लेकिन हमें ज़राई ज़मीन का भी ख्याल रखना है। ये ना हो कि एक वक्त ऐसा हो कि हमारे पास ज़मीन ही ना हो तो हम काश्तकारी कहाँ से करेंगे। और दूसरे नंबर पे पानी का मसला, इस हवाले से कोई प्लान करना चाहिए। पानी का अगर हमने प्लान कर लिया तो बहुत से मसले हमारे हल हो जाएंगे। और तीसरी और अहम चीज़ कि रिसर्च के हवाले से बजट, बड़ा बजट होना चाहिए। रिसर्च पे ही दुनिया ने तरक्की की है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। चीफ कैमरामैन जरी अजीज़ के साथ अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।